स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। एक केस जिसने प्रशासन की लापरवाही, सिस्टम के खोखलेपन और नेताओं के रसूख को बेनकाब कर दिया, उसे उजागर कर दिया। हम बात कर रहे हैं अंकिता भंडारी मर्डर केस की। आज इस वीडियो में इस केस के बारे में डिटेल में आपको बताने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा केस था दोस्तों, जब जैसे जैसे इसकी परतें खुलती गईं तो उसके साथ ही कुछ ऐसे राज उजागर होते गए जिसने पूरे देश को सन्न करके रख दिया था। एक ऐसी प्लानिंग की गई थी जिसमें आरोपी ने खुद सबसे पहले जुर्म करने के बाद अंकिता की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। खुद पहले वो पुलिस स्टेशन चला गया था, पुलिस के पास जा चुका था। कैसे पुलिस ने विक्टिम की ना सुनकर पहले आरोपी की सुनी इस केस के अंदर। कैसे एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के बेटे को बचाने के लिए पुलिस से लेकर लोकल MLA सभी अपने भरसक प्रयास कर रहे थे। ये अकेला ऐसा केस होगा जो अब तक आपने सुना होगा जिसमें चांद की दशा को देखा गया आरोपी को पकड़ने के लिए। उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण एक रोल चांद ने भी अपना इस केस में निभाया। कैसे 2 साल तक ये जो सज़ा है, इसकी सुनवाई लगातार चलती रही और बाद में जब इसका जजमेंट आया तब लोगों ने क्यों ये सवाल उठाने शुरू कर दिए कि ये जस्टिस नहीं है, जस्टिस अभी बाकी है। ऐसा क्या था इस केस में? VIP सर्विसेज के लिए अंकिता को लगातार प्रेशराइज किया जाता था, तो आखिर वो कौन सा VIP था जो उस रिजॉर्ट में उस रात को रुका हुआ था? सारी चीज़ें आपको यहाँ पता चलने वाली हैं दोस्तों। और इसके अलावा आपको पता चलेगा कि कैसे अंकिता की बॉडी जो करीबन 6 दिन तक गायब रही, उसकी बॉडी मिलने से पहले ही रिजॉर्ट के अंकिता के उस रूम को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया गया। रिजॉर्ट में अचानक आग लग जाती है, तो कैसे एविडेंस को यहाँ पे एक लड़की जो कि गायब हो चुकी है उसके मिलने से पहले ही नष्ट किया जा रहा था। ये सारी चीज़ें, पूरा केस जो है प्रशासन के खोखलेपन को, इस रवैये को, इस ढीले रवैये को उजागर करता है। और ये सब कुछ आज आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। पूरा ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो पर। और टेलीग्राम पर हमारा एक चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी जाती हैं। नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। और अगर कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप आ सकते हैं, वहाँ हम बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं अब आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है 2003 से। 11 नवंबर 2003 को उत्तराखंड के डोप श्रीकोट में, पौरी गढ़वाल के, अंकिता भंडारी का जन्म होता है। अंकिता के पिता जो थे सिक्योरिटी गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करते थे। घर के जो हालात थे वो उतने ज़्यादा ठीक थे नहीं, फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी ज़्यादा ठीक थी नहीं। लेकिन बचपन से ही अंकिता को देखा गया कि पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, होशियार थी, ब्रिलियंट उसको माना जाता था स्कूल में। भगत राम मॉडर्न स्कूल जो है पौरी के अंदर, पौरी गढ़वाल में, वहीं से उसने अपनी 12th क्लास कंप्लीट की और 12th में करीबन 88% लाई थी। पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। इसके अगले साल 2020 का ये साल था, अगले साल 2021 में उसने होटल मैनेजमेंट में, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, उसको मन था कि वो किसी एक बहुत बड़े होटल में काम करे, वहाँ पे होटल मैनेजमेंट की पूरी उसके पास डिग्री होनी चाहिए। तो इसके लिए 2021 में उसने अपने होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए देहरादून के श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लिया। और वहाँ पर एडमिशन के लिए, क्योंकि ये 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स उसको यहाँ से करना था, डिग्री पूरी नहीं कर सकते थे, फैमिली की कंडीशन उस तरह की ठीक नहीं थी। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स के लिए उसने अप्लाई किया 2021 में। पहली जो टर्म की फ़ीस थी पहले सेमेस्टर की 45,000 रुपये, वो पिता दे चुके थे। लेकिन ये वही दौर था जब कोविड बीच में आया, और कोविड में जो वीरेंद्र सिंह भंडारी थे, अंकिता के पिता, जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे, उनकी जॉब चली जाती है। जॉब जाने के बाद, क्योंकि 45,000 रुपये पहले भर चुके थे सेमेस्टर के लिए, अगले सेमेस्टर की जब कॉलेज की तरफ से फ़ीस मांगी गई तो 40,000 रुपये और भरने थे, जो कि उनके पास में नहीं थे। ये कारण रहा कि अंकिता को अपना होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स था, सर्टिफिकेट कोर्स, उसको छोड़ना पड़ जाता है। यहाँ से ये कोर्स ख़त्म हुआ। अंकिता का ये जो सपना था एक तरह से इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करने का, वो बीच में रह गया था। लेकिन इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी। 2021 जून के महीने में बताते हैं, उसने ANM का, जो नर्सिंग के लिए, पब्लिक नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एक एग्ज़ाम होता है, ANM का एग्ज़ाम दिया। उसमें भी काफ़ी अच्छे नंबर लाई थी। लेकिन पब्लिक इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो नहीं मिल पा रहे थे। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना, इतनी एक तरह से फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी घर की, उसमें वो एडमिशन ले नहीं सकती थी। तो इस वजह से उसने यहाँ से भी अपना जो ये एग्ज़ाम निकाला जून 2021 में ANM का, वहाँ पे भी उसका एडमिशन नहीं हो पाया। लगातार ये कोविड का दौर भी चल रहा था, चीज़ें बहुत उतार चढ़ाव घर में बने हुए थे। अंकिता ने अब भी हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अब मैं कुछ और नया सीखती हूँ, क्या हुआ अगर मैं ये नहीं कर सकती, मैं कुछ और नई चीज़ें सीखूंगी, अपने आप को आगे बढ़ाऊंगी, अपडेट करूंगी, और बाद में एक अच्छे फ्यूचर की तलाश में वो हमेशा से थी। अंकिता ने यहाँ पे, क्योंकि घर में उसके ना कंप्यूटर था ना लैपटॉप था, बताते हैं उसका जो भाई था बड़ा, वो CA की तैयारी कर रहा था, तो उसके पास सिर्फ लैपटॉप रहता था। तो शाम के समय जब वो रात में फ्री होता था तब वो उसके लैपटॉप पे थोड़ा काम कर लेती थी। अदरवाइज़ पूरे दिन भर में उसने सोचा कि वो स्टेनोग्राफी का कोर्स करेगी, टाइपिंग का कोर्स करेगी। तो अपने मोबाइल फ़ोन पर, जो उसके पास एक फ़ोन हुआ करता था,
उसी पर अपना सारा काम करती थी, उसी फ़ोन के ऊपर अपने जो टाइपिंग का कोर्स है वो करती थी, स्टेनोग्राफी सीखती थी। ये अब साल करीबन 2022 आ चुका था। तो दोस्तों अब ये साल 2022 आ चुका था। इस बीच में अंकिता का एक दोस्त बना था इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम पे ये जो दोस्त था जिसका नाम था पुष्प, जम्मू का रहने वाला था। इंस्टाग्राम पे ही दोनों की मुलाकात हुई, बाद में कॉल्स पर भी बातचीत होने लगी और दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे। पुष्प क्योंकि ये जानता था कि अंकिता की घर की स्थिति, अभी हालात जो हैं वो ठीक नहीं है, उसे जॉब की सख्त ज़रूरत है, और अंकिता जो कि इस समय पर 19 साल की लड़की थी, उसने ये ठान लिया था कि अब मैंने जितने भी कोर्सेज थे वो मैंने कर लिए, अब मैं जॉब करूँगी। मेरे पिता की अभी अभी जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी थी वो गई है, कोविड का समय चल रहा है, मैं जॉब करूँगी और अपने घर की स्थिति को मजबूत करूँगी अब यहाँ से। वो ये सोच चुकी थी, 19 साल की महज उम्र की लड़की। अंकिता के बारे में पुष्प ये जानता था कि वो एक जॉब को सर्च कर रही है। तो अगस्त का महीना था 2022 का। पुष्प ने उसे बताया कि आपके घर के पास में ही ऋषिकेश के पास एक वनंतरा रिजॉर्ट है और उस रिजॉर्ट के अंदर एक रिसेप्शनिस्ट की पोजीशन खाली है, वहाँ पे उसकी वैकेंसी निकली हुई है। तो तुम्हें अगर लगता है कि तुम ये जॉब कर सकती हो और तुम्हें होटल मैनेजमेंट में भी जॉब करना ही था पहले, तो आप इसको ज्वाइन कर सकती हैं। पहले पुष्प ने वहाँ के ओनर से बातचीत की। ओनर था पुलकित आर्या। पुलकित आर्या वही वनंतरा रिजॉर्ट का ओनर जो कि बहुत बड़े मिनिस्टर, बहुत बड़े मंत्री उत्तराखंड के विनोद आर्या का बेटा था। पहले पुलकित से उसने बात की, बाद में पुलकित आर्या की अंकिता से बात कराई कि अंकिता यहाँ पे जॉब करने के लिए इच्छुक है, वो यहाँ पे जॉब करना चाहती है। पता चला कि 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी, मंथली 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी, लेकिन एक कंडीशन रहेगी यहाँ पे कि लड़की को जो भी यहाँ पे काम करने आएगी, फीमेल कैंडिडेट ही इन्हें चाहिए थी, जो भी यहाँ पे लड़की काम करने आएगी उसे रहना पड़ेगा रिजॉर्ट के अंदर, रिजॉर्ट प्रोमाइसेस के अंदर ही। क्योंकि ये जो जगह थी ये करीबन बताया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा दूर थी, करीबन 12 किलोमीटर, 10 से 12 किलोमीटर दूर थी, यमकेश्वर एरिया में थी ऋषिकेश से। तो बीच में एक एरिया पड़ता था जहाँ पे वनंतरा रिजॉर्ट था, तो इसकी वजह से ये था कि जो भी यहाँ पे काम करेगा उसको यहीं रहना पड़ेगा। तो सारी बातें और जब इंटरव्यूज सारे हो चुके थे, इसके बाद में फाइनल हुआ कि अंकिता ये जॉब रिसेप्शनिस्ट का वनंतरा रिजॉर्ट में ज्वाइन कर लेगी। 28 अगस्त 2022 का वो दिन था जब अंकिता के पिता बीरेंद्र सिंह भंडारी खुद अंकिता को उस रिजॉर्ट में छोड़ने गए। छोड़ते समय वक्त उन्होंने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या से बातचीत भी की, उससे कहा कि अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको अपनी छोटी बहन की तरह यहाँ पे रखिएगा, क्योंकि ये जो बच्ची है पहली बार घर से बाहर निकल रही है, पहली उसकी जॉब है, और इस उम्र में 19 साल की उम्र में जब वो जॉब करने जा रही है तो ये आपको सेफली उसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि वो रहने भी यहीं वाली थी, इसी रिजॉर्ट में उसको रहना था। पुलकित ने आश्वासन देते हुए अंकिता के पिता को कहा कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मेरे जो फादर हैं विनोद आर्या एक बहुत बड़े मंत्री हैं, और उनकी जो आयुर्वेदिक कैंडी फैक्ट्री है उसमें काफ़ी सारी फीमेल्स काम करती हैं, और हो सकता है कि आगे वो भी इसी रिजॉर्ट में आके रहेंगी, यहाँ पे कमरों में रहेंगी, तो अंकिता यहाँ पे अकेली नहीं रहेगी। लेकिन खैर आगे ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। पूरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पूरी तरह से पुलकित ने ली अंकिता की, और इसके बाद फाइनली अंकिता रिजॉर्ट में एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करना शुरू कर देती है, यहाँ पे रहना शुरू कर देती है। करीबन शुरुआत के दिनों में लगातार उसकी जो माता जी थी सोनी भंडारी, वो उसको हर दिन कम से कम 2 बार कॉल किया करती थी पूछने के लिए कि उसने खाना खाया कि नहीं, कैसी है, वहाँ का माहौल कैसा है, सारी चीज़ें पूछा करती थी। लेकिन अंकिता के साथ जब ये दिन शुरू हुए थे उसके रिजॉर्ट में, कुछ चीज़ें जो थी वो ठीक नहीं चल रही थी, जिनका आगे जाके एक बहुत ही भयावह परिणाम निकलने वाला था। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी अनाउंसमेंट, आपको स्क्रीन पर जो बैचेस दिख रहे हैं स्टडी IQ के लेटेस्ट कोर्सेज, लेटेस्ट बैचेज हैं, क्लासेस जल्दी ही शुरू होने वाली हैं। आपकी UPSC CSE की तैयारी को मजबूत और आसान बनाता हुआ आया है स्टडी IQ, और अभी भी लगातार हम इसी आपके सपने के ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे आपको आपके सपने के करीब ले जाया जाए। ये जो कोर्सेज हैं जल्दी शुरू होने वाले हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक करिए अपना कोर्स परचेज करने के लिए, और उस कोर्स पर, उस प्राइस पर जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए VJ लाइव आपका कोड है, आप ये कोड लगाइए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे ही, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं भी आपको मिलेंगी। अब शुरुआत करते हैं अपने एपिसोड की। तो अंकिता ने यहाँ इस रिजॉर्ट में काम करना तो शुरू कर दिया था, लेकिन अब करीबन 17 तारीख आ चुकी थी। 17 सितंबर 2022 का ये दिन था। इन 17 दिनों के बीच में कई सारी चीज़ें उसके साथ में हुई थी, और उसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 17 तारीख को जो अंकिता की अपने जम्मू में जो उसका दोस्त था इंस्टाग्राम पर जो मिला था पुष्प, जिसने इस जॉब के बारे में उसे बताया था, उससे अंकिता की बातचीत हुई व्हाट्सएप पे करीबन 9:35 से रात के 11:19 तक बात हुई है। करीबन ये 2 से सवा 2 घंटे करीबन इन लोगों की बात हुई। उस बातचीत में अंकिता ने ये कहा कि मैं कॉल नहीं कर सकती, मैं कॉल पर बात नहीं कर सकती, क्योंकि कोई सुन लेगा, कोई भी आसपास हो सकता है और कोई सुन लेगा, इस वजह से मैं कॉल पर बात नहीं कर सकती। यहाँ से समझ में आ रहा था कि अंकिता परेशान है, उसे डर है किसी चीज़ का कि जो मैं बातचीत कर रही हूँ पुष्प से वो कोई सुन ना ले, या ऐसी कुछ चीज़ें उसके साथ हो रही थी जो वो बता नहीं सकती थी।
और अगर बताती, वहाँ पे किसी को पता चल जाता तो हो सकता है उसके ऊपर कोई खतरा आ जाता। ये चीज़ थी पहली। दूसरी चीज़ उसने बताई यहाँ पे उस 2 घंटे की बातचीत में पुष्प को, 17 सितंबर की रात को, उसने कहा कि मेरा जो रूम है, पहले अंकिता का रूम 2nd फ्लोर पर ऊपर हुआ करता था, बाकी सारे जो स्टाफ के लोग थे उनके साथ में, लेकिन उसने बताया कि मेरा रूम आज नीचे शिफ्ट कर दिया गया है पुलकित के रूम के पास में। जो पुलकित का जो ओनर था उसका रूम हुआ करता था, उसके पास में ही मेरा रूम शिफ्ट कर दिया गया है। और साफ तौर पर उसने यहाँ पे उन मैसेजेस में लिखा था दोस्तों व्हाट्सएप के कि मुझे बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रही है। इसके पीछे एक और बड़ी वजह थी। उस बातचीत में उसने ये भी बताया कि रिजॉर्ट का जो मैनेजर था, असिस्टेंट मैनेजर, जिसका नाम था अंकित गुप्ता, वो उसे लगातार प्रेशराइज कर रहा था, यानी कि अंकिता को प्रेशराइज कर रहा था वीआईपी गेस्ट के लिए एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए। ये बात यहाँ से सामने इस तरह से आती है कि जब ये लोग बातचीत कर रहे थे अंकिता और पुष्प उस पूरी व्हाट्सएप चैट में, तो सामने आता है कि अंकिता ने एक दफ़ा कहा कि हम स्पा सर्विसेज भी शुरू कर सकते हैं हमारे रिजॉर्ट में, क्योंकि वो होटल मैनेजमेंट की डिग्री करना चाहती थी, आगे होटल मैनेजमेंट में अपना बड़ा नाम करना चाहिए, तो उसको पता था कि एक जिम्नेजियम होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, स्पा सर्विसेज होती हैं एक बड़े होटल के अंदर। उसने सिर्फ एक आइडिया सजेस्ट किया था कि शायद स्पा सर्विसेज भी हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने रिजॉर्ट के अंदर, लेकिन इसे एक्सटेंड किया गया, इसे ट्विस्ट किया गया अंकित के द्वारा। अंकित ने जो अपने इन दोनों दोस्तों को, पुलकित आर्या जो ओनर था और दूसरा एक और सौरभ नाम का लड़का था, उसको जब बताया तो इन लोगों ने ट्विस्ट करके इस तरह से उसको यूज़ किया अंकिता के खिलाफ कि ये कहा अंकिता से, लगातार उसको प्रेशराइज किया गया कि जो भी वीआईपी गेस्ट आते हैं, जो स्वीट में रुकते हैं हमारे रिजॉर्ट में, उन्हें एक्स्ट्रा सर्विसेज, स्पेशल सर्विसेज देना शुरू कर दो और इसके लिए तुम्हें 10,000 रुपये मिलेंगे। और अंकिता ने साफ तौर पर यह बताया पुष्प को उन व्हाट्सएप मैसेजेस में कि उसने अंकित को मना कर दिया कि मैं इस तरह का कोई भी काम यहाँ पे नहीं करूँगी। अब हुआ क्या कि ये सारी इनकी बातचीत हुई 2 घंटे की, इसमें पुष्प को ये पता चल गया था कि अंकिता को यहाँ पे प्रेशराइज किया जा रहा है गलत काम करने के लिए। जो वीआईपी यहाँ पे रुकते हैं इस रिजॉर्ट के अंदर, वो वीआईपी कोई भी हो सकते थे, क्योंकि आप देखिए कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का के बेटे का रिजॉर्ट था, खास चलता नहीं था क्योंकि इस तरह के एरिया में था, यमकेश्वर एरिया में था, वो भी ऋषिकेश से काफ़ी दूर था, तो ज़्यादा चलता नहीं था। तो कहीं इस तरह की एक गलत एक्टिविटीज़ करने के लिए, लीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए ये आइडिया दिमाग में कहीं से आया होगा पुलकित के। ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अगला दिन आता है 18 सितंबर 2022। ये वो दिन था जब सुबह के 7:39 से 11:04 तक, इस करीबन 2.5 से 3 घंटे के बीच में पुष्प से एक बार फिर से अंकिता की बातचीत हुई। और इस बार उसने फिर बताया कि अब मेरा जब रूम नीचे शिफ्ट कर दिया गया था, यहाँ पे एक बार फिर से पुलकित आया था और पुलकित ने भी इस बार मेरे से यही बात की है कि एक्स्ट्रा सर्विसेज, स्पेशल सर्विसेज जो हैं वो वीआईपी गेस्ट को दे सकती हो तुम। और ये भी कहा गया कि अगर तुम नहीं दे सकती तो किसी ऐसी लड़की को ले आओ या हम किसी और को हायर कर लेंगे जो, और वो फिर बाद में तुम्हें डोमिनेट करेगी। उसको इस तरह से प्रेशराइज और ब्लैकमेल किया जा रहा था ये गलत चीज़ें करने के लिए। ये सब चीज़ें उसने सुबह अगले दिन 3 घंटे की इस चैट में व्हाट्सएप पर मैसेजेस में बताई 18 सितंबर 2022 को पुष्प के साथ में बातचीत में। उसने ये भी कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी लगातार में फील हो रही है यहाँ पे और डर भी लग रहा है। लेकिन उस दिन शाम के समय 18 सितंबर को शाम को रिजॉर्ट का एक स्टाफ था जिसका नाम था अभिनव। ये बाद में उसका बयान सामने आया कि उसने ये देखा था उस दिन शाम के समय कि अंकिता किसी से फ़ोन पर बात करने की कोशिश कर रही थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, रो रही थी, और पुलकित पीछे से आता है, उसका मुंह बंद करके उसे रूम में वापस ले जाता है। और करीबन उसके बाद 1 घंटे तक अंकित, ये जो पुलकित था, ये अंकिता के रूम में रहता है। बाद में अंकित भी वहाँ पे पहुँचा और इन लोगों ने जो पर्दे थे, जो कर्टन्स थे, वो भी डाल दिए थे, क्योंकि रूम इस तरह की लोकेशन पे था नीचे जहाँ पे सीधा सामने रिसेप्शन दिखता था, और रिसेप्शन पे अगर कोई भी लड़के बैठे होते तो वो देख सकते थे कि अगर रूम की विंडो खुली है या कर्टन्स नहीं डले हैं तो अंदर क्या हो रहा है। इस वजह से ये सारी चीज़ें लगातार यहाँ पे जो स्टाफ था वो भी देख रहा था कि कुछ ना कुछ इस लड़की के साथ गलत यहाँ पे चल रहा है और ये लोग कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हुई। लेकिन ये बताया जाता है कि शाम के समय करीबन 7 बजे की ये बात है जब इस रूम से पुलकित, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर, जो कि रिजॉर्ट का मैनेजर था, ये तीनों बाहर निकलते हैं अंकिता को लेकर। और इसके बाद 2 बाइक्स पे सवार होकर ये 4 लोग यहाँ से सीधा ऋषिकेश के लिए निकल जाते हैं। अब ये बड़ा ही सस्पेंसफुल है और इस तरह की चीज़ है कि क्या आखिर हुआ उस रिजॉर्ट में, उस रूम के अंदर जब अंकिता रो रही थी, पुलकित ने उसके मुंह को बंद करके वापस उसको अंदर ले गया। क्यों ले गया आखिर, क्या वो बताना चाह रही थी, किससे बातचीत कर रही थी, तो ये सारी चीज़ें थी सामने। लेकिन ये सामने आता है इसके बाद कि 8:32 पे, रात के 8:32 पे अंकिता ने एक बार फिर से, एक आखिरी बार पुष्प से बातचीत की है। उसने पुष्प को ये बताया कि वो इस समय इन तीनों के साथ में है, ये लोग बाहर आए हुए हैं और उसे डर लग रहा है। ये उसका साफ मैसेज था, ये उसका आखिरी
फ़ोन कॉल था या आखिरी बातचीत थी आप ये कहें, क्योंकि इसके बाद अंकिता का जो फ़ोन था वो बंद हो चुका था। अब करीबन 2 से ढाई घंटे के बाद में ये सब लोग वापस आते हैं, लेकिन अंकिता वापस नहीं आई थी। ये 3 लोग वापस आए थे। रिजॉर्ट का जो असिस्टेंट मैनेजर था अंकित, वो होटल के कुक के पास जाके कहता है कि 4 लोगों का खाना बना दो, 4 लोगों का डिनर तैयार कर दो और मैं लेने आऊँगा, तुम देने के लिए मत आना। उसने कहा कि अंकिता अभी साथ में ही है, जबकि स्टाफ देख चुका था कि अंकिता साथ में नहीं आई हुई है, ना वो रिजॉर्ट में है ना वो अपने रूम में है। सिर्फ ये 3 लोग वापस आए हैं, पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता। तो अंकित ने ये कहा स्टाफ से, जो कुक था उनसे, कि आप ये जो डिनर है अंकिता का भी लगा दीजिए और अंकिता के रूम में ही वो खाना खाएगी, तो वो मैं उसकी जो प्लेट है वो मैं ले जाऊंगा। ये सारी चीज़ें थी। 18 सितंबर की ये पूरी रात निकल जाती है। स्टाफ परेशान था कि अंकिता तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, ये लोग कह रहे हैं कि अंकिता वापस आई है। अगले दिन 19 सितंबर की सुबह सुबह पुलकित आर्या, रिजॉर्ट का जो मेन ओनर था, विनोद आर्या का, पॉलिटिशियन का लड़का, पुलकित एक रेवेन्यू पुलिस के ऑफिसर को, जिसका नाम था, एक पटवारी था बेसिकली ये, वैभव प्रताप को इन्फॉर्म करता है, फ़ोन करके खुद से बताता है कि हमारे रिजॉर्ट में एक लड़की काम करती थी, रिसेप्शनिस्ट थी, जिसका नाम था अंकिता भंडारी, और अंकिता जो है वो सुबह 8:30 बजे से ही मिसिंग है रिजॉर्ट में। उसको रात भर में तो देखा, लेकिन सुबह से ही वो मिसिंग है। कुछ परेशान चल रही थी काफ़ी दिनों से, और उस परेशानी के चलते शायद वो यहाँ से भाग गई है, या कुछ भी किसी से उसकी बातचीत होती होगी तो कहीं उसके पास तो नहीं चली गई है। तो ये सारी चीज़ें इसने इस पटवारी को, रेवेन्यू पुलिस के उत्तराखंड के वैभव प्रताप को बताई। वैभव ने इस पर कोई एक्शन तो लिया ही नहीं, ना ही अपने सीनियर्स को ये पूरा जो मामला था ये आगे फॉरवर्ड किया। वैभव अपने लीव पर चला जाता है। जो पटवारी था वो अपनी सीधा लीव पर चला गया उसी दिन शाम को। अब क्योंकि ये जो आप पूरा सिनेरियो देखिए कि पुष्प से आखिरी दफ़ा बात हुई है पिछली रात को, उसके बाद से फ़ोन बंद है अंकिता का, घर वालों से भी कोई बातचीत नहीं हुई है। माँ लगातार कॉल करती थी, हर दिन 2 बार, कोई बातचीत नहीं, फ़ोन बंद। तो पुष्प और घर वाले दोनों ही बेसिकली परेशान थे बहुत ज़्यादा, और लगातार फ़ोन ट्राई कर रहे थे। इस बीच में पुष्प की बात रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ से भी हुई, पुलकित से भी उसने कॉल करके बात की कि अंकिता का जो है वो फ़ोन बंद है और वो कहाँ है। उसने मुझे कल रात को बताया था कि वो आपके साथ है, लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं कि वो मिसिंग है, वो गायब हो चुकी। तो ऐसा क्या हुआ है उस रात को, या फिर क्या हुआ था उस दिन, उस रात को पहले, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा परेशान थी। तो यहाँ पे ये सीन था कि पुलकित उल्टा पुष्प के ऊपर आरोप लगा रहा था कि कहीं वो आप ही के साथ तो नहीं है, कहीं आप ही ने ये सब किया है तो आप बता दो, क्योंकि मेरे तो रिजॉर्ट की जो छवि है वो ख़राब हो रही है। ये सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स बाद में इन लोगों की निकली हैं। लेकिन पुष्प लगातार उससे पूछ रहा था पुलकित से कि आप लोग जानते होंगे कि वो कहाँ है, और आपके पास उसका जो फ़ोन था तो वो आखिर कब से बंद हुआ, कैसे बंद हुआ, क्यों वो ये कह रही थी कि वो बातचीत नहीं कर सकती है, कॉल पर बात नहीं कर सकती, उसको डर क्यों लग रहा था। तो ये सारी चीज़ें लगातार चल रही थी। ये 19 सितंबर 2022 का दिन था। लेकिन इस बीच में ये भी हुआ कि पुष्प ने सीधा अंकिता के पिता को शाम के 4 बजे कॉल करके बताया कि अंकिता जो है वो गायब है, और मुझे शक है कि कहीं इन तीनों ने ही अंकिता को गायब किया है, क्योंकि वो इन्हीं के साथ में थी पिछली रात को, और इसके बाद अब ये लोग कह रहे हैं कि वो इसको नहीं जानते कि वो कहाँ गई है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अंकिता के पिता बीरेंद्र सिंह भंडारी, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। वो शाम को 6:30 बजे के करीबन अपने गांव से एक जीप लेते हैं, निकल जाते हैं सीधा पौड़ी गढ़वाल के एक थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। लेकिन पुलिस ने ज्यूरिसडिक्शन के ग्राउंड्स पर एफआईआर को लिखा ही नहीं। सबसे पहले उनको मुनी की रेती थाना भेजा गया, वहाँ से कोतवाली थाना भेजा गया। यानी आप देखिए कि एक पिता जो कि अपनी गुमशुदा 19 साल की बेटी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दर बदर भटक रहा है, उसको एक थाने से दूसरे थाने भेजा जा रहा है। 0 एफआईआर का यहाँ पे कोई भी सीन ही नहीं है, यानी कि कोई 0 एफआईआर ये नहीं कि दर्ज कर ले इस तरह के सेंसिटिव केस में। खैर, इसके बाद पहले दफ़ा उनको मुनी की रेती थाना भेजा गया, वहाँ से कोतवाली थाना ऋषिकेश भेजा गया, वहाँ से फाइनली उनको पटवारी चीला चौकी भेजा गया। बताया गया कि यहाँ पे एक वैभव पटवारी है, वैभव प्रताप, वो आपका ये पूरा केस देख रहे हैं, उनके पास शायद पहले से केस पहुँच चुका है। वहाँ पर जब ये पहुँचे अंकिता के पिता, वहाँ पे वैभव था ही नहीं, क्योंकि वो तो छुट्टी पर चला गया था बिना केस आगे फॉरवर्ड किए। उसके बाद उनको खंडाकल चौकी भेजा जाता है। यहाँ पे एक रेवेन्यू ऑफिसर थे जिन्होंने इस पूरे केस को देखा। लेकिन ये जो रेवेन्यू ऑफिसर थे, यहाँ पे जब अंकिता के पिता पहुंचे तो अंकिता के पिता ने ये देखा कि तीनों के तीनों, यानी पुलकित, अंकित और सौरभ, पहले से ही इस रेवेन्यू ऑफिसर के पास बैठे थे, और वो रेवेन्यू ऑफिसर इनकी बताई हुई रिपोर्ट लिख रहा था। यानी जो आरोपी हैं, जो लड़की मिसिंग है, उसके पिता की सुनवाई ही नहीं हो रही, उसको वेट कराया जा रहा है बाहर बैठाकर, और जो आरोपी हैं 3 लड़के, जो रसूखदार बड़े परिवार के लड़के हैं, जो बीजेपी के एक नेता के लड़के हैं, उनको यहाँ बिठा के उनकी रिपोर्ट लिखवाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ चल रही थी। रिपोर्ट जो थी वो पुलकित लिखवा रहा था,
पुलकित ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखवाया कि अंकिता हमारे होटल के रिसेप्शन में काम करती थी और वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी। काफ़ी दिनों से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, रोती रहती थी, लोगों से इधर-उधर बैठकर बातचीत करती थी। हम तो उसको हटाना भी चाह रहे थे और ये सारी चीज़ें उसने बताई कि उसका वो डिप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा थी और शायद इसी वजह से वो भाग गई है यहाँ से। ये सारी चीज़ें जब ये रिपोर्ट लिखी गई तो उस रेवेन्यू ऑफिसर ने, उस थाने के जिसने रिपोर्ट लिखी, उसने फिर बाद में अंकिता के पिता को अंदर बुलाया और उनसे कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, रिपोर्ट जो है वो पुलकित जी ने लिखवा दी है, आपको इस पर सिर्फ एक लाइन लिखनी है। उनको सिर्फ एक लाइन लिखने के लिए कहा गया था स्पेसिफिकली, और ये लाइन थी कि मेरी बेटी मिसिंग है। रिपोर्ट जो है वो पुलकित की मानी जाएगी, लेकिन आप सिर्फ इतना लिख दीजिए, आपकी प्रॉपर सुनवाई हमें नहीं करनी है, जो उन्होंने बताया वो हमने लिख लिया, आप सिर्फ इतना लिखिए कि मेरी बेटी मिसिंग है। और इसके बाद ये जो पूरा केस था ये यहीं से ट्विस्ट कर दिया जाता है इस तरह से कि अंकिता सिर्फ मिसिंग है, उसके साथ और कुछ भी गलत नहीं हुआ है। लेकिन अंकिता के पिता बीरेंद्र सिंह जी हार नहीं मानने वाले थे। वो इसके बाद 20 और 21 सितंबर को, करीबन आप देखिए 2 से 3 दिन निकल चुके हैं अब अंकिता को गायब हुए, 20 और 21 सितंबर को 2022 वो देहरादून पहुंचते हैं। देहरादून में जाके उन्होंने कई सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज से, बड़े बड़े लोगों से बातचीत करना शुरू की, उन तक अपनी कॉल कर करके लोगों को उन तक पहुंचे, उन्हें अप्रोच किया। स्टेट वुमेन जो कमीशन की चेयरपर्सन है कुसुम खंडवाल, उनके पास भी पहुंचे। इसके अलावा विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडारी के पास पहुंचे, डीजीपी से भी उन्होंने बातचीत की, और तब जाके यहाँ से ये सारी चीज़ें जब वो सबके पास जाके अपनी बेटी की गुमशुदगी के बारे में बताते थे, ये बताते थे कि ये 3 जो लोग हैं इनकी पुलिस सुनवाई कर रही है और इन्होंने ही मेरी बेटी को गायब किया है, फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरी FIR नहीं लिखी जा रही है। ये सारी चीज़ें जब बड़े लोगों तक देहरादून में पहुंची, तब जाके प्रेशर पड़ा फौरी गढ़वाल में इन सारे जो पुलिस थाने थे उनके ऊपर, इनके पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर, तब जाके कहीं ना कहीं सुनवाई हुई। इस बीच में बीरेंद्र सिंह जी ने एक लोकल न्यूज़पेपर जागो उत्तराखंड को भी इन्वॉल्व इसमें किया था, उनके रिपोर्टर से ही बातचीत की, तो वो उस अखबार में भी फाइनली ये जो खबर थी वो निकली थी। 22 सितंबर की शाम को DM के आदेश पर ये केस जो था वो रेवेन्यू पुलिस से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफ़र किया जाता है, और उसके बाद लक्ष्मण झूला थाना जो है पौरी गढ़वाल में, वहाँ पे ASP ने इसकी इन्वेस्टिगेशन जो थी उसको शुरू किया। फाइनली इन्वेस्टिगेशन जो थी शुरू होती है। 23 सितंबर को पुलिस की टीम इस रिजॉर्ट में, वनंतरा रिजॉर्ट में जाती है, वहाँ पे रेड करती है। फाइनली जो एक रिजॉर्ट मैनेजर था सौरभ भास्कर, जो कि वहाँ पे मौजूद था, उसको पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा, पूरी रिपोर्ट के बेसिस पर जो FIR दर्ज कराई थी अंकिता के पिता बीरेंद्र भंडारी ने। लेकिन इस टाइम ये भी देखा गया कि रिजॉर्ट में सिर्फ यही था, बाकी दोनों जो थे पुलकित और अंकित, रिजॉर्ट का ओनर पुलकित आर्या और अंकित, ये दोनों भाग चुके थे। उसी रात को 23 तारीख की जो रात थी, 24 की सुबह, आप उसको एक तरह से मान सकते हैं, पुलकित के पिता जो बहुत बड़े पॉलिटिशियन, नाम था विनोद आर्या, वही जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की बीजेपी गवर्नमेंट के समय पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंक पर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा उनका नाम था, तो एक बहुत बड़े नेता। यहाँ पे विनोद आर्या खुद अपने बेटे को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, पुलकित को साथ में अंकित को, और फाइनली जाके इन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अब इस केस के अंदर जो शॉकिंग टर्न्स हैं वो आने शुरू होते हैं। हुआ क्या कि जिस रात को 23 सितंबर की रात 2022 इन तीनों को जब अरेस्ट किया गया, इनसे पूछताछ करनी शुरू की गई, इसी दिन ये देखा गया कि एक लोकल MLA ने, जब ये रिजॉर्ट पूरा आप देखिए पुलिस के कंट्रोल में है, अब यहाँ पे किसी को आने जाने की मनाही है, लेकिन एक लोकल MLA ने यहाँ पे क्या कराया कि इस नाम पे कि ये जो अंकिता के साथ जो हुआ है बहुत गलत है और जिन लोगों ने किया है हम उनको सज़ा देंगे, तो उस सज़ा के नाम पर क्या किया गया था कि अंकिता के इस पूरे रिजॉर्ट में अंकिता का जो रूम था उस रूम को तोड़ दिया गया। वहाँ बुलडोज़र भेजा जाता है और उस बुलडोज़र से उस रूम को अकेले तोड़ दिया जाता है। अगला दिन जो आया 24 सितंबर का, अचानक से बंद रिजॉर्ट के अंदर आग लग जाती है। ये आप साफ तौर पर समझ सकते हैं, और कोई भी जो भी कानून को जानता है, जो एक प्रक्रिया को, प्रोसेस को जानता है, वो समझ जाएगा कि ये टेम्परिंग ऑफ एविडेंस है, क्योंकि अब तीनों के तीनों आरोपी पुलिस की हिरासत में है। कोई आगे बात ना निकले, कोई इस तरह के जो VIP की बातचीत हो रही है कि जो VIP उस रात वहाँ पे रुका हुआ था, जिसके लिए लगातार अंकिता से VIP सर्विसेज देने के लिए, स्पेशल सर्विस देने के लिए कहा जा रहा था, तो कहीं उसका नाम उजागर ना हो जाए। तो ये बात सामने आती है कि टेम्परिंग ऑफ एविडेंस लगातार यहाँ पे किया गया। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आप ये देखिए कि अभी तक अंकिता की बॉडी नहीं मिली थी, अंकिता गायब थी, किसी को पता ही नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या है, बॉडी तो दूर की बात है, अंकिता गायब थी। 24 सितंबर का ये दिन आ चुका था, 6 दिन बीत चुके थे, और इसके बावजूद एविडेंसेस को लगातार टेम्परिंग उनकी की जा रही थी। खैर 24 सितंबर 2022 का ये दिन आ चुका था, और इस दिन स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने चीला ब्रिज के आसपास, जो चीला कैनाल बैराग है,
उसके आसपास में वो लोग छानबीन कर रहे थे, नीचे से जो नहर बहती थी उसमें छानबीन कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन तीनों के द्वारा ये बताया गया था, जो आरोपी थे, कि हम लोग यहाँ पे गए थे, जो हम घूमने गए हुए थे ऋषिकेश, क्योंकि मूड जो था वो ऑफ था अंकिता का। ये सब इन लोगों ने बताया था कि अंकिता का मूड ऑफ था, हम लोग यहाँ पे गए हुए थे और इस वजह से फिर वापस आते समय हम यहाँ पे रुके थे। तो इसलिए इस एरिया में जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स थी वो छानबीन कर रही थी और फाइनली यहाँ पे बताया जाता है 6 किलोमीटर दूर करीबन ये एरिया था, उस बैराक के नीचे नहर के पास में एक बॉडी बरामद होती है। फाइनली अंकिता की जो बॉडी थी उसको रिकवर किया गया, माता पिता को बुलाया गया, उन्होंने जब बॉडी को देखा तो वो सन्न थे, टूट चुके थे बुरी तरह से। पोस्टमार्टम के लिए एम्स ऋषिकेश में बॉडी को भेजा जाता है, वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो ये था कि 5 इंजरीज थी, मेजर इंजरीज अंकिता के ऊपर, उसकी बॉडी पर। उसके जो दांत थे वो टूटे हुए थे, 4 आर्म्स पे डीप स्क्रैचेस थे, दोनों पाम्स जो थे, हथेलियाँ थी, वो ब्लैक हो चुकी थी, डार्क हो चुकी थी, हो सकता है कि पानी में ज़्यादा देर बॉडी रहने की वजह से। लेकिन 6 दिन तक बॉडी पानी में थी और एक ऐसी बात सामने थी जिससे कि अंकिता के पिता खुद बहुत ज़्यादा शॉक थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। 6 दिन बॉडी पानी में रहने के बाद भी एकदम इंटैक्ट थी, मछलियों ने बॉडी को ज़रा भी नहीं खाया था, बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें नहीं थी कि पानी में जिस तरह से बॉडी ख़राब हो जाती है कि पोस्टमार्टम में बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता है, तो इस तरह की भी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन एक चीज़ बड़ी यहाँ पे ये थी कि मेडिकल एविडेंसेस में जो बाद में सामने बात आई है कि कोई भी सीमन या मेल डीएनए नहीं मिला है, नहीं सामने आया है। ये बिल्कुल ऐसे इस वजह से हो सकता है कि बॉडी 6 दिन से पानी में थी और एविडेंस इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ऐसे में। तो कहीं ना कहीं जो आगे की प्रक्रिया जो आपको हम बताएंगे उसमें जो कहा जा रहा है कि अंकिता को सिर्फ इन लोगों ने यहाँ से फेंका और वो नीचे गिरी और उसकी मौत हो गई, ये नहीं है, कुछ और ही कहानी इसकी हो सकती है यहाँ पे, इसलिए कहा जा रहा है कि जस्टिस अभी भी सर्व नहीं हुआ है। खैर, ये सारी चीज़ें सामने थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। अब असल में क्या हुआ था इन लोगों ने बताना शुरू किया। इन्होंने कहा कि असल में ये था कि हम ऋषिकेश गए थे, अंकिता का जो था उसका मूड ऑफ था, हम ऋषिकेश गए हुए थे और तीनों जो थे चीला रोड पर जो कैनल है, बैराग है, उसके पास में रुककर हम तीनों ने शराब पी। अंकिता उस बीच में वेट कर रही थी लगातार। इसी बीच अंकिता से एक बार फिर से एक हीटेड आर्गूमेंट हुआ, लगातार वो आर्गूमेंट जो था वो चल रहा था स्पेशल सर्विसेज के लिए कि वो वीआईपी गेस्ट के लिए सर्विसेज दे, 10,000 रुपये उसको मिलेंगे। लेकिन अंकिता ने क्या किया कि मना तो किया ही, उसने कहा कि जो भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं इसमें, जो भी वीआईपी गेस्ट भी हैं, मैं उनके बारे में सबको बता दूंगी, उनके नाम एक्सपोज कर दूंगी। और ओवरऑल फाइनल जो बात थी वो ये हुई थी इसमें, जो इन लोगों ने छुपाई लगातार तीनों आरोपियों ने, बाद में जो सामने आया वो ये था कि इसी बात से गुस्सा होकर, इसी बात से नाराज़ होकर पुलकित, अंकित और सौरभ ने अंकिता को इस ब्रिज से, इस कैनल से नीचे पानी में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत गौर करने वाली बात यह है कि तीनों आरोपी कन्फेस कर चुके थे, लेकिन ये नहीं मान रहे थे कि इन लोगों ने खुद अपने हाथों से अंकिता को यहाँ धक्का दिया है नीचे नहर के अंदर, उस कैनल में। इनका कहना था कि अंकिता इस बातचीत के दौरान में फिसल गई। अंकिता जिसने पुलकित का फ़ोन लिया, पुलकित का फ़ोन फेंका पानी में, उसके बाद वो यहाँ पे फिसल जाती है। ये बातें बता रहे थे। तीनों अभी तक मानने को राज़ी नहीं थे और ये कह रहे थे कि वो खुद गिरी है। लेकिन इसके बाद तीनों अक्यूज़ के ऊपर पुलकित आर्या, जिसकी उम्र 35 साल की थी उस समय, सौरभ भास्कर 40 साल का था, अंकित गुप्ता 19 साल का था, तीनों के खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट दायर की जाती है। दिसंबर 2022 में करीबन 3 महीने के बाद इस इंसिडेंट के छानबीन लगातार चल रही थी, इनसे इंटरोगेशन लगातार हो रही थी। ऑलमोस्ट सभी को ये पता चल चुका था कि ये तीनों ही मुख्य आरोपी हैं और तीनों ने ही अंकिता को मारा है। 500 पन्नों की चार्जशीट थी, 97 करीबन विटनेसेस थे इस पूरे केस के अंदर, जिनमें से 47 ने ट्रायल में सामने आकर अपनी टेस्टमनी दी। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 302 मर्डर, 201 कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस, 354A सेक्सुअल हैरेसमेंट और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत तीनों के ऊपर मामला जो चार्जेस हैं वो लगाए गए। ट्रायल 28 मार्च 2023 से शुरू हुआ। बीरेन सिंह जो थे और बाकी जो लोकल ग्रुप्स थे, अब वो लोकल ग्रुप जो थे, खासकर जो एनजीओ थे, वुमेन एनजीओज, वो भी इस पूरे मामले में अब सामने बीरेन सिंह अंकिता के पिता के साथ आ चुके थे। वो ये चाहते थे कि इसमें सुनवाई जो है वो और अच्छे से हो, जो इन्वेस्टिगेशन है अभी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कौन वीआईपी इसमें शामिल था, किस तरह से ये लोग अंकिता को, इन्होंने सिर्फ उसे धक्का दिया है या फिर इसके अलावा भी और कुछ हुआ है अंकिता के साथ गलत। छानबीन और अच्छे से हो पाए, इसके लिए बीरेन सिंह जी ने और लोकल ग्रुप्स ने मांग की कि सीबीआई को केस ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट में इसके लिए पिटीशन भी डाली गई, पर हाईकोर्ट ने कहा कि हम सेटिस्फाइड है एसआईटी जो गठित की गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसकी इन्वेस्टिगेशन से, और हम सेटिस्फाइड हैं, इस वजह से ये इसको रिजेक्ट कर दिया गया। खैर, इस बीच में जो पटवारी था, आपको याद होगा, वैभव प्रताप, जिसने
नेग्लिजेंस पूरी तरह से दिखाया था, छुट्टी पर चला गया था आगे मामले को बढ़ाने के बजाय। उसे नेग्लिजेंस के लिए मिली भगत उसकी मानी यहाँ पे अक्यूज के साथ में, यानी कि पुलकित आर्या के साथ में। बाद में उसे सस्पेंड भी किया गया और साथ ही साथ एसआईटी ने उसको अरेस्ट भी किया। मामला लगातार अब अदालत में चल रहा था। जिस तरह से देश में मामला अदालत में जब जाता है तो समय तो लेता ही है, आप सभी जानते हैं। पुलकित की तरफ से अलग अलग बातें बताई जाने लगी। पुलकित ने ये कहा अपनी एक और दलील में, अपने सामने अपने बचाव पक्ष में, उसने ये कहा कि दरअसल वो 18 सितंबर की ये जो बात है, रात के 9 बजे के आसपास की ये बात थी, ये घटना थी। अंकिता हमारे साथ थी, हम नहर की उस पटरी पर खड़े होकर दोनों बातचीत कर रहे थे। अंकिता ने सडनली मेरा फ़ोन लिया और वो पानी में नीचे फेंका और उसी दौरान वो भी पानी में गिर गई। तो कुल मिलाकर पुलकित का ये कहना था कि अंकिता जो है अपने आप गिरी है, हमने उसको कोई भी धक्का नहीं दिया है, हम तो उसको मोमोज खिलाने के लिए ऋषिकेश ले गए थे उसका, क्योंकि मूड खराब था। पुलकित ने इसके बाद ये भी बताया कि जब ये यहाँ पे गिरी है तो हम ये साफ देख सकते थे कि वो उसने फ़ोन फेंका है, उसी के साथ में वो गिरी और साफ नीचे उसकी बॉडी दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक रोशनी थी, वो 9 बजे का समय था और प्राकृतिक रोशनी थी। शुरुआत में पुलिस जो थी उसको भी ये लगा कि कहीं ये जो बोल रहा है ये सच है या नहीं, क्योंकि बात चल रही थी यहाँ पे प्राकृतिक रोशनी की, यानी कि चंद्रमा की जो रोशनी थी उसकी। पुलिस ये जानती थी कि ये जो दिन था, ये रात जो थी, वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात थी। ऐसे में चांद जो होता है वो बेहद कम होता है, उसकी उतनी ज़्यादा रोशनी नहीं होती। इस बात की पुष्टि करने के लिए पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 91 के तहत कोलकाता ऑब्जर्वेटरी को एक मेल लिखा कि इस रात का, अब ये दोस्तों आप ये देखिए कि तब हो रहा है जब पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, महीनों निकल चुके हैं, इनफैक्ट ये 2024 के आसपास की बात है। कोलकाता ऑब्जर्वेटरी को एक मेल लिखा गया कि इस दिन स्पेसिफिकली चांद की क्या पोजीशन थी, इसका हमें रिकॉर्ड चाहिए, इसमें बताइए क्या है इसका जवाब आपकी तरफ से। पुलकित लगातार जो ये कह रहा था कि उस दिन बहुत अच्छी रोशनी थी, तो हम साफ तौर पर ये देख सकते थे कि अंकिता गिरी हुई है और वो वहाँ पे गिर गई थी जाके, इस तरह से फ़ोन जब उसने फेंका। कोलकाता ऑब्जर्वेटरी का जवाब आया कि दरअसल जिस स्थान की ये बात कर रहे हैं, चीला रोड पर रात के 9 बजे, वहाँ पे तो चांद निकला ही नहीं था। करीबन उसके 2 घंटे बाद 11 बजे वहाँ पे चांद निकला है। तो ये एक बहुत बड़ा हेल्प थी, एक बहुत बड़ी हेल्प थी, सबूत था सामने कि पुलकित जो है वो झूठ बोल रहा है। दूसरी चीज़, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। जब ये केस लगातार चल रहा था, करीबन अब 2 साल होने जा रहे थे, इस क्राइम सीन को फॉरेंसिक टीम ने रिक्रिएट किया। उन्होंने ये पाया कि नहर की जो बाउंड्री है, जो पटरी है, उस पर कोई भी निशान नहीं थे ऐसे जिससे लगे कि अंकिता भंडारी यहाँ पे फिसल कर गिरी है। साफ समझ में आ रहा था कि उसे धक्का दिया गया है। और यहाँ पे यही चीज़ सामने देखी गई कि सडन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, ये जो थ्योरी है, इसके बेसिस पर यहाँ पे फाइनल जजमेंट आया दोस्तों। सडन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, ये साफ तौर पर सामने था कि एक झटके में अंकिता को पानी में गिराया गया है, क्योंकि जो उसकी बॉडी पे मार्क्स मिले हैं, या जो उस जगह जहाँ पे वो लोग खड़े थे वहाँ पे कोई भी उस पटरी पे, उस बाउंड्री पे मार्क ऐसे नहीं है कि फिसल के गिरी हो। फॉरेंसिक टीम ने सारी चीज़ें देखी, खंगाली, उसके बाद में सामने ये चीज़ आई थी कि शव के मिलने पर, पोस्टमार्टम जब हुआ, डॉक्टर्स ने ये पाया था कि ऐसा कोई भी निशान नहीं था, क्योंकि जब कोई फिसल के गिरता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी पर, उसकी पीठ पर इस तरह का एक मार्क होता है, अगर वो बहुत ज़ोर से फिसल के गिरा हुआ है तो। लेकिन वहाँ पे साफ तौर पर ऐसा कोई भी निशान अंकिता की बॉडी पर नहीं दिख रहा था फिसलने का। ये माना गया कि यहाँ सडन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी हुआ है, यानी कि ज़ोर से, झटके से धक्का दिया गया है पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर के द्वारा अंकिता भंडारी को, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। खैर, फाइनली इसमें फैसला जब आया तो ये तारीख थी 1 जून 2025। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट की जो जज थी रीना नेगी, उन्होंने ये फैसला सुनाया पौरी कोर्ट में। इसका ये जो फाइनल जजमेंट था वो आया वहाँ से। उन्होंने कहा कि सौरभ, पुलकित और अंकित को अंकिता भंडारी मर्डर केस में गिल्टी प्रोनाउंस किया जाता है। उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। जब ये फैसला आया तो काफ़ी लोग नाखुश थे। न्यूज़ में बताया गया कि फाइनली जस्टिस सर्व हो चुका है, अंकिता को इंसाफ मिल चुका है, तीनों आरोपी जो थे इन्होंने ही अंकिता को मारा था। लेकिन ये तो बहुत लंबे समय से साफ था। इंटेरोगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उस समय से ही कन्फेस ऑलमोस्ट कर लिया गया था। सिर्फ एक जो वो बात कह रहे थे कि अंकिता फिसल कर गिरी है, हमने धक्का नहीं दिया है, इस थ्योरी को प्रूफ करना था और ये चीज़ हो जाती। लेकिन असल में अंकिता के साथ क्या हुआ था, क्या सिर्फ उसे धक्का ही देकर मारा गया था या उसके अलावा भी और कुछ हुआ था? क्योंकि 6 दिन से बॉडी जो थी पानी में थी, एविडेंसेस सारे मिट चुके थे। तो इसको क्यों पूरी तरह से नहीं खंगाला गया, इसको क्यों अलग से इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, सीबीआई को क्यों बाद में केस नहीं दिया गया? या दूसरी चीज़, वो वीआईपी गेस्ट कौन था जिसके बारे में पता ही नहीं चल पाया, जिसके लिए लगातार एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए अंकिता को प्रेशराइज किया जा रहा था। एक होनहार लड़की की जान गई जिसकी वजह से।
तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि जस्टिस सर्व नहीं हुआ है। खैर, आपकी राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या अंकिता भंडारी केस में जस्टिस सर्व हुआ है, क्योंकि अंकिता के पिता का खुद ये कहना है, उनके वर्ड्स थे कि जिस तरह मेरी बेटी को तीनों ने मारा है, मैं चाहता हूँ डेथ फॉर डेथ, कि इन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। ये जो सज़ा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, आजीवन कारावास की, ये नहीं चाहिए। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आखिर क्या जस्टिस सर्व हुआ है इस पूरे केस में, अंकिता को इंसाफ मिला है या नहीं। और टेलीग्राम पर हमारा एक चैनल है दोस्तों, वहाँ भी आप ये बात बता सकते हैं, वहाँ भी आप इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज करके बता सकते हैं। उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।